फिर हमने देखा संहिता संज्ञा, फिर हमने देखी है पद संज्ञा। अब हम आगे देखते हैं सवर्ण। सवर्ण संख्या, सवर्ण, इसी से समझ में आ रहा है कि समान वर्ण है जिनके, उनकी एक जाति कहलाती है, वो सवर्णी कहलाते हैं। तो इसके लिए कौन सा सूत्र है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य, आस्य और प्रयत्न। आस्य का मतलब है मुख आदि जो स्थान है, कंठ आदि जो स्थान है वो, और जो प्रयत्न है वो तुल्य है, जिसके समान है, उनकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। तो इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं। तालु आदि जो स्थान है, उच्चारण स्थान, और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण का समान होते हैं उनकी आपस में परस्पर क्या हो जाती है? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। अर्थात उच्चारण स्थान और प्रयत्नों में अभ्यंतर प्रयत्न, ये जिसके समान होते हैं, जिस वर्ण का जिस वर्ण के समान होता है उसकी यहाँ पे क्या हो जाती है? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। किससे? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्णम से तो मतलब है सवर्ण संज्ञा, और इसमें क्या कह रहे हैं? प्रयत्न, प्रयत्न से अभ्यंतर प्रयत्न। आस्य से मतलब है तालु आदि उच्चारण स्थान, और तुल्य से मतलब है समान। तो प्रयत्न और उच्चारण स्थान जिसका समान होगा उसकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। अब इसमें दो शब्द आए हैं, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। तो ये आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में भी मेंशन है कि आपको उच्चारण स्थान और प्रयत्नों को देखना है। तो अब हम उनको देख लेते हैं। तो उच्चारण स्थान के अंतर्गत कौन कौन से हैं और कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, इसके लिए आपको संस्कृत की जो ये लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, इनको भी ध्यान रखना है, और इनमें आए हुए शब्दों को, वर्णों को भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान है आपका कंठ। अब कंठ उच्चारण जो स्थान है वो किसका है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब इस अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, जो ये आपकी पंक्ति है संस्कृत की, इसमें किन वर्णों का समावेश है? अ से क्या है? अ। कु से मतलब क्या है? आपके क वर्ग। क वर्ग में आपके पांचों वर्ण आ जाते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ और ग। ये पांचों को मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है? कुवर्ग। और फिर आपका है ह, तो ये ह हो गया। और विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम से हो जाता है विसर्ग। तो आपकी इस पंक्ति में क्या दिया हुआ है? अवर्ण, क वर्ग और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः किसका उच्चारण, अकुह विसर्जनीय नाम वर्णों, अकुह विसर्जनीय नाम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कंठ। या वो आपको दे सकते हैं ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कंठ। या वो दे सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना गया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कंठ। तो वो प्रश्न इस तरह से पूछेगा उच्चारण स्थान में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अगला उच्चारण स्थान है आपका तालु। इसके लिए क्या है? ई चू य शा नाम तालु। ई, चू से मतलब च वर्ग, वही पांचों वर्ण, च, छ, ज, झ, ञ, और य, और शा नाम से श। ये इसीलिए इसको तालव्य श कहते हैं। इस वाले श को क्या कहते हैं? तालव्य श। इसको दंतीय स, और इस वाले श को मूर्धन्य श। तो आपको ध्यान, जैसे आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखता है तालव्य श, दंतीय स और मूर्धन्य श, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि कौन से स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तालु में किस किस का उच्चारण स्थान है? ई का, च वर्ग का, य का और श का। इनको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपको ये वाली पंक्तियां याद हो जाती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं। और इनको कंठस्थ करने का तरीका क्या है? आप इनको 2-3 बार बोलें, बार बार, और फिर लिख के देखें, तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। अगला उच्चारण स्थान है मूर्धा। ये किसका है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम में किस किस का मिश्रण है? री, ट वर्ग, र और श। इसीलिए इस श को क्या कहते हैं? मूर्धन्य श। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऋषि वाला री है, और एक जो सामान्य र है उसका भी ग्रहण है। और जहां भी टू, चू, कु आपको देखने को मिल रहा है, कु, चू, टू, ये इसका मतलब है वह पूरा वर्ग। ये जैसे ही कुचू टू टू पू ऐसे कहा जाता है,
तो वो अपने पूरे वर्ग को कह रहा होता है। तो यहाँ पे री, ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या माना गया है? मूर्धा। ठीक है, अगला देखिए दंतः। ये किसका उच्चारण स्थान है? री, टू, लसानाम, दंतः। किस किसका? री, टू से मतलब क्या हो गया? त वर्ग, ल और स, इसीलिए इस स को क्या कहते हैं? दंतीय स। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? इसका उच्चारण स्थान किस किस का उच्चारण स्थान हो गया? ये री का, त वर्ग का, ल का और स का। तो इनको अगर आप वैसे याद रखेंगे कि दंत उच्चारण स्थान है री का, त वर्ग का, ल का, स का, तो भूलने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आप ये लाइन याद कर लेते हैं, पंक्ति याद कर लेते हैं, ऋतु लसानाम दंतः, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। अगला देखिए, अगला है आपका ओष्ठ। ओष्ठ किस किस का उच्चारण स्थान है? पहले इसकी पंक्ति देख लेते हैं। उ पू पद्मानिया नाम ओष्ठौ। तो ओष्ठौ तो यहाँ पर स्थान हो गया, और किस किस का है? उ पू उपधमानीय, इसका ये उच्चारण स्थान है। उ का, पू से मतलब प वर्ग, और उपधमानीय। अब उपधमानीय से क्या मतलब है? उपधमानीय का मतलब होता है ये चिन्ह लगा हुआ, ये वेदों में प्रयुक्त होता है अधिकतर। तो ऐसा चिन्ह लगा हुआ प और फ, उसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। इसको आधा स्वर के साथ कहते हैं कि आधे स्वर से युक्त जो प और फ है, तो इसको, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ओष्ठ। तो आपसे पूछा जा सकता है उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। या वो आपको वहां पे इस तरह से बना के दे देंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, दंत है, मूर्धा है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए। वैसे बहुत आसान है, क्योंकि प और फ ये प वर्ग के ही है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ध्यान होगा कि ओष्ठ, ओष्ठ ही उच्चारण स्थान होगा इस तरह के शब्दों का भी। तो अगला देखते हैं, उच्चारण स्थान नासिका। नासिका किसका है? य मंगणना नाम नासिका। य का, म का, ग का, ण का और न का। ये आप ध्यान करिए, ये कौन से हैं? य, म, ग, ण, न, ये पंचम वर्ण है। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण है, तो उनका उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? नासिका। साथ ही जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिका। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और इनको ध्यान में रखने का वही है तरीका कि आपको ये पंक्ति ध्यान में होनी चाहिए। एक बार पुनः देख लेते हैं, नासिका उच्चारण स्थान किसका है? य मंगणना नाम नासिका, अर्थात प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, और प्लस में किसका है? अनुस्वार का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है उच्चारण स्थान कंठ तालु। ये किसका है? ए दई तो, कंठ तालु, ए और ऐ। ठीक है, ए और ऐ, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। अगला उच्चारण स्थान कौन सा हो गया आपका? कंठ ओष्ठ। ओ और औ, ओ दौ तो हो, कंठ ओष्ठम। ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि कंठ तालु किसका है और कंठ ओष्ठ किसका है। तो इसके लिए एक आसान ट्रिक है कि ओष्ठ में ओ आ रहा है, तो दोनों ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? कंठ ओष्ठ। और बचे हुए दो ए और ऐ हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। तो इस तरह से आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगला है आपका दंत ओष्ठ। वकारस्य दंत ओष्ठम, व का उच्चारण स्थान क्या माना गया है? दंत ओष्ठ। चाहे तो आप बोल के देख लीजिए इन शब्दों को, इन शब्दों को, इन वर्णों को बोलने के लिए आपको इन्हीं उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना पड़ेगा। व को आप कैसे भी बोल के देख लीजिए, आपके दांत आपके ओष्ठ से मिलते हैं, वहीं पे आपका व का उच्चारण स्थान हो जाता है दंत और ओष्ठ। अगला उच्चारण स्थान है आपका जिह्वा मूल। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान है आपका जिह्वा मूलम। अब ये जिह्वा मूल्य क्या होता है? वही है, ये अर्ध स्वर की जो मात्रा होती है, ये किसके पहले लगी हो? क और ख के। क और ख के पहले अगर इस तरह का चिन्ह लगा हुआ हो, तो वो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? जिह्वा का मूल। जिह्वा का मूल मतलब जहां से जिह्वा प्रारंभ हो रही है आपके अंदर कंठ में, तो ऐसे क और ख का उच्चारण स्थान होता है आपका जिह्वा। अब ऐसे आपके पास चार शब्द हो गए, क,
ख, प और फ। तो प और फ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या था? क्या था? ओष्ठ। ठीक है। और क और ख का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? जिह्वा का मूल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत आसान है, अगर आप एक दो बार इनको ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये आपके क्या हुए? उच्चारण स्थान। ठीक है, कौन कौन से हुए? कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ और जिह्वा मूल। ये आपके क्या हुए? उच्चारण स्थान हुए।